एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हमने वीकली क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है और इसके अंदर हमने क्लास 11th और क्लास 12th के क्वेश्चंस क्या किए हैं, स्टडी किए हैं। तो मैं जितने भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं आपको वो करवा रही हूँ और आपको हर डेली आपको क्या होता है, एक ना एक क्वेश्चन कम्युनिटी टैब पर या फिर इंस्टाग्राम पे आपको स्टोरी पर और फेसबुक पेज पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है ये इसके सॉल्यूशन पे बेस्ड है। तो मैं शुरू करने लगी हूँ। जैसे कि वीक फर्स्ट का जो था सॉल्यूशन वो आपको ऑलरेडी डल चुका है, ये वीक सेकंड का है। तो अब देखते हैं मंडे का क्या क्वेश्चन है। इन ABC पैकिंग में इफ़ द नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल इज़ n, अगर मैं कहूँ भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स एक यूनिट सेल में कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, हमें n दे रखा है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होंगे उस यूनिट सेल में। देन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन द यूनिट सेल इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए है n/2, ऑप्शन नंबर बी है n, ऑप्शन नंबर सी है n/4 और ऑप्शन नंबर डी है 2n। तो स्टूडेंट्स आप सबको पता है, मैंने जैसे बता रखा था भी, अगर आपको n एटम्स दे रखे हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, उसका डबल होता है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो जाएगा 2n। और अगर आपसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूछ लिया जाता है तो उसका आंसर n होगा। लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन द यूनिट सेल, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, डबल होते हैं ऑफ नंबर ऑफ एटम्स जो कि एक यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये तो था मंडे का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं हमारा डे ट्यूसडे जो नेक्स्ट डे है उसका क्या क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है। अ मेटल क्रिस्टलाइजेज इनटू अ लैटिस, एक मेटल है जो एक लैटिस बनाता है जिसके अंदर क्या होता है, कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ लेयर, मतलब उसके अंदर हमें कुछ लेयर्स देखने को मिलती हैं। कैसे, ए बी ए बी ए बी ए बी, कुछ इस प्रकार से लेयर्स है। पहले ए बी की लेयर है, फिर एक ए बी की, फिर उसके ऊपर ए बी की, फिर उसके ऊपर ए बी की। व्हाट परसेंटेज ऑफ वॉइड्स आर लेफ्ट इन द लैटिस, अब जो लैटिस स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स बनेगा उसके अंदर वॉइड्स की क्या परसेंटेज है। तो आप सबको पता होना चाहिए भी वॉइड्स क्या होते हैं, गैप होते हैं जो कब फॉर्म होते हैं, जब हम क्या करते हैं, स्फीयर्स को एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं, राइट। तो वो कह रहा है जब ए बी टाइप की आपको पैकिंग देखने को मिलती है तो उस केस के अंदर आपको परसेंटेज वॉइड्स की बतानी है जो लैटिस के अंदर रह जाती है। तो मैंने आपको ये सारा कुछ कैलकुलेट करके बता ही रखा है डियर स्टूडेंट्स। सो जैसे कि आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला हुआ था अभी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हमें देखने को मिलती है। ए बी जो पैकिंग होती है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर देखने को मिलता है। और इस केस के अंदर जो एटम्स हैं वो टोटल 74% स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। 74% स्पेस कौन ऑक्यूपाई करते हैं, एटम्स करते हैं। तो वॉइड्स कैसे निकालते थे, वॉइड्स होती थी खाली जगह, तो हम क्या करते थे, इसको 100 में से माइनस करते थे 74 को, तो हमारा आंसर आएगा 26%। इसका मतलब जो खाली स्पेस है वो कितनी है स्टूडेंट्स, 26% है। यानी कि वॉइड्स कितने हैं, मतलब वॉइड्स की क्या परसेंटेज है जो कि लैटिस के अंदर हमें देखने को मिल रही है, वो है 26%। ऑप्शन देखिए, पहला है 72, सेकेंड है 48, थर्ड है 26 और डी है 32। अब कई बच्चे 72 कराते हैं क्योंकि उन्हें 74 याद होता है, तो याद रखिए एटम 74% ऑक्यूपाई करते हैं और वॉइड्स क्या होंगे, जो खाली जगह होती है। तो ये मैं आपको डिराइव ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ए बी क्लोज पैकिंग के अंदर क्या देखा जाता है, एटम 74% स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और वॉइड्स कितने होते हैं, 26%। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है क्वेश्चन नंबर जो हमारे ट्यूसडे का है। अब हम देखते हैं डे वेंसडे का क्या क्वेश्चन है। तो ये स्टूडेंट्स, अब आता है डे वेंसडे का क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ़ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स दिए हैं x, y एंड z, ठीक है, क्रिस्टलाइजेज इन अ CCP लैटिस, ठीक है, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग के अंदर क्या होता है, ये क्रिस्टलाइज करते हैं विद x एटम्स एट द कॉर्नर। x एटम्स कहाँ पर प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, x एटम प्रेजेंट है कॉर्नर्स पर। आगे देखिए, y एटम्स एट द क्यूब सेंटर, जो y है एटम वो कहाँ पर प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, वो क्यूब के सेंटर पर प्रेजेंट है, ठीक है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, क्यूब के सेंटर पर। अब आता है z एटम्स। z एटम्स कहाँ पर प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, z एटम्स प्रेजेंट है एजेस पर। इतना तो क्लियर है, हमें तीनों एटम्स की क्या कर दी गई है, पोजीशन दे दी गई है, राइट। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स x, y और z क्या है, 3 पोजीशंस पर प्रेजेंट। ये स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको बोल चुकी हूँ भी x, y और z एटम्स कहाँ पर प्रेजेंट है, x वाले कॉर्नर्स पर,
y वाले क्यूब के सेंटर पर और z वाले एजेस पर। तो हमें फॉर्मूला डिटरमाइन करना है। हम किस प्रकार से इसका फॉर्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। जब उसने हमें पोजीशन दे दी है तो ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉर्नर्स पे प्रेजेंट अगर एटम्स है तो इसका z कैसे निकालते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इनटू जहाँ पर वो प्रेजेंट होते हैं, है ना, लाइक मतलब कितना कंट्रीब्यूशन है। तो कैसे निकालते थे, कंट्रीब्यूशन इनटू डिस्ट्रीब्यूशन। याद होगा आपको ये z निकालने का तरीका। तो x वाले एटम्स का कंट्रीब्यूशन क्या है, देखो आपको पता है कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है तो एक का कितना कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, और टोटल कितने जगह पर वो प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो x के कितने एटम्स हैं स्टूडेंट्स, 1 एटम्स है। अब हम सिमिलरली y के निकालेंगे कंट्रीब्यूशन इनटू डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन देखो जो y वाला है वो क्यूब के सेंटर पर है, बॉडी सेंटर पर है, तो एक यूनिट सेल में एक ही होगा, तो कंट्रीब्यूशन भी एक है, और एक यूनिट सेल में एक ही प्रेजेंट है तो बॉडी के सेंटर पर है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी 1 है, तो यहाँ से भी 1 एटम आ गया। मतलब x के भी एटम्स 1 है, y के भी 1 है। अब z के अगर आप एटम्स देखते हैं तो कंट्रीब्यूशन इनटू डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब एजेस पर प्रेजेंट है, एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4, और टोटल कितने एजेस हैं 12, तो क्या आ जाएगा हमारा, z के कितने एटम्स हैं 3। तो अब हम इसका फॉर्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं, x1 y1 z3। अब ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन है xyz, सेकंड ऑप्शन है xyz2, थर्ड ऑप्शन है xyz3 और फोर्थ है x2y2z। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, सी आ जाएगा xyz3। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस कंट्रीब्यूशन इनटू डिस्ट्रीब्यूशन करके z की वैल्यू निकालनी है, और फिर आपने क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स जब निकाल लोगे तो फॉर्मूला बता देना है। क्लियर है ना डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आता है हमारा डे थर्सडे का क्वेश्चन। डे थर्सडे का क्वेश्चन क्या है, मैं रीड कर रही हूँ। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है एक सॉल्यूशन का, उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, सबसे पहला स्टूडेंट्स जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो ये आता है इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। आप या तो क्या करो, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दो। सेकंड ऑप्शन आता है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं डियर स्टूडेंट्स आप उन्हें इंक्रीज कर दो, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है डिक्रीजिंग टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है उसको क्या कर दो स्टूडेंट्स, उसे डिक्रीज कर दो। या फिर हमारा जो लास्ट ऑप्शन आता है वो आता है रिमूविंग द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसे क्या कर दो, रिमूव कर दो। सो इसमें से स्टूडेंट्स आप सब खुद सोचिए भी हमारा क्या ऑप्शन होना चाहिए। हम ऑस्मोटिक प्रेशर को जब स्टडी करते हैं तो हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, पाई इज इक्वल्स टू NV/RT, है ना। अब देखो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पे। तो अगर हम क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज़ करना है, देखो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज़ करना है तो नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज़ करोगे तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के। क्लियर है, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, लेकिन कई बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं होता तो वो क्या कर देते हैं, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम कर देते हैं। लेकिन यहाँ देखो वॉल्यूम के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो वो डिक्रीज करेगा। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, पक्का क्लियर है। देखो टेम्परेचर के साथ भी देखो डिक्रीजिंग टेम्परेचर लिखा है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो टेम्परेचर के तो डायरेक्टली है तो ये भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स n के डायरेक्टली है, तो अगर इसको बढ़ाओगे तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स हमारे डे फ्राइडे के क्वेश्चन पर। जी डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन आता है डे फ्राइडे का। देखिए क्या क्वेश्चन है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन इज 4.27 इंटू 10 की पावर 5 mmHg। उसने हमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट की क्या दे दी स्टूडेंट्स, वैल्यू दे दी है। बेंजीन के केस में टेम्परेचर है 298 केल्विन। द मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इन बेंजीन कितना होगा, मोल फ्रैक्शन हमने निकालना है। हमें टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है और हमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे रखा है। तो हमें स्टूडेंट पता है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट क्या फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। इतना तो हमें पता ही है। मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या हो जाएगा, P अपॉन हेनरीज कांस्टेंट हो जाएगा। प्रेशर अब आपको कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 760 mmHg दे रखा है, तो 760 डिवाइडेड बाय हेनरीज लॉ कांस्टेंट कितना दे रखा है, 4.27 इंटू 10 की पावर 5, राइट। तो जब स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करोगे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 1.78 इंटू 10 की पावर -3। हमारा मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 1.78 इंटू 10 की पावर -3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक बार आपको फिर से बताती हूँ हमने क्या किया, उसने हमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे दिया, यानी कि उसने हमें क्या किया, KH की वैल्यू दे दी।
है ना। और उसने हमसे क्या पूछ लिया, उसने हमसे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पूछ ली, साथ ही साथ उसने हमें प्रेशर भी दे दिया। तो प्रेशर तो सीधा 760 लगाओ और KH की वैल्यू लगाओ और हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मोल फ्रैक्शन का। सो स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे डे सैटरडे का क्वेश्चन। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अब आता है डे सैटरडे का क्वेश्चन। देखिए, मैं सबसे पहले क्वेश्चन को डिक्टेट करूँगी, तो आप में से अगर किसी स्टूडेंट ने पहले सॉल्व नहीं भी किया तो भी कोई इशू नहीं है, आप मेरे साथ सॉल्व कर लीजिए, बात तो एक ही है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स। एक क्यूबिक सॉलिड बना है 2 एलिमेंट से मिलकर, P एंड Q, P से बना है और Q से बना है। एटम्स ऑफ P आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। जो क्यूब है, जैसे मैं यहाँ पे आपको क्यूब ड्रॉ ही करके दिखा देती हूँ, तो जैसे ये हमारा क्यूब है, तो जो P के एलिमेंट्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे, मतलब यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। ये कौन से हैं, P के एटम्स है जो कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। और एटम्स जो Q के हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे जो है बॉडी के बिल्कुल सेंटर पर प्रेजेंट है। तो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ भी, ये बॉडी का सेंटर होगा, इस क्यूब का सेंटर होगा, तो ये हमारा Q वाला एक क्या है, एटम प्रेजेंट है। अब देखिए, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, हमें कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है। एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P एंड Q, और हमें P और Q का क्या बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो देखो, हमें क्या करना है, अगर उसका फॉर्मूला बताना है तो हमें उसका नंबर पता होना ज़रूरी है, यानी कि Z पता होना ज़रूरी है। Z हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन इंटू डिस्ट्रीब्यूशन करके डियर स्टूडेंट्स, कंट्रीब्यूशन इनटू डिस्ट्रीब्यूशन करके हम क्या करेंगे, उसका Z की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो कैलकुलेट कर लेंगे। सो अब देखिए, सबसे पहले P की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर्स वाले का एक का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, 1/8, और टोटल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं। तो P के कितने आइटम्स आ गए, हमारे पास 1 आ गए। अब Q की बात करते हैं, Q का भी कंट्रीब्यूशन इनटू डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। बॉडी सेंटर पर कंट्रीब्यूशन 1 और एक ही जगह बॉडी सेंटर पर ही मिलेगा, तो 1 है, तो Q भी आ गया, 1 आ गया। यानी कि क्या फॉर्मूला यहाँ से बना, P1Q1। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, PQ लिख सकते हैं। इतना क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। अब आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, हमें बताना है P एंड Q का। देखिए स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है वो और कितनों को छूता है अपने साथ, मतलब और कितनों के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है वो और कितने एटम्स को एक से टच कर रहा है। तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो आप खुद सोच के देखिए भी 8 और ऐसे कॉर्नर्स को टच करेगा ये वाला एटम, मतलब ये P जो एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है ये 8 को टच करेगा, है ना। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, जैसे 1:1 हमारे पास ये आया है, तो 8 को अगर वो टच करेगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 8:8 हो जाएगा P एंड Q के केस में। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, पक्का क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट लास्ट है संडे का क्वेश्चन, उस पर चलते हैं। उससे पहले आप इसे नोट कर सकते हो, सिंपल था, फॉर्मूला कैसे निकालना है, Z निकाल लीजिए दोनों का, P और Q का, और आपका आंसर आपके पास होगा। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये, इसमें बिल्कुल घबराने की कहीं पर भी आपको ज़रूरत नहीं है, राइट डियर स्टूडेंट्स। और अब हम देखते हैं हमारा एक और चीज़, कोऑर्डिनेशन नंबर में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर वाली वीडियो भी देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने क्या किया आपको बताया भी हुआ है भी एक एटम दूसरे कितने एटम से कैसे जुड़ा हुआ होता है, तो आपको वो चीज़ वहाँ पे ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन डे संडे का क्वेश्चन। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन आता है संडे का क्वेश्चन। द एज लेंथ ऑफ FCC यूनिट सेल इज़ 508 पिकोमीटर। हमें FCC यूनिट सेल की एज लेंथ दे दी है, ठीक है। इफ़ रेडियस ऑफ कैटाइन इज़ 110 पिकोमीटर, तो रेडियस ऑफ एनाइन बताइए। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, FCC के केस में जो एज लेंथ होती है, अगर किसी को नहीं पता तो वो इसे नोट कर सकते हैं कॉपीज़ में, 2 × R पॉजिटिव + R नेगेटिव, ये होती है एज लेंथ, इज इक्वल्स टू A एज लेंथ, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, अगर किसी ने नोट मतलब करना है कॉपीज़ के अंदर एक स्टार मार्क लगा के बॉक्स के अंदर आप इसको लिख सकते हो। तो अब एज लेंथ उसने हमें कितनी दे रखी है, 508 दे रखी है, राइट। और उसने हमें क्या दे रखा है, कटाइन का भी हमें दे रखा है कितना, 110 पिकोमीटर रेडियस है। तो कटाइन का रेडियस 110 है और हमें एनाइन का पता नहीं है, वो हमें निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 को उधर ले जाएंगे, 110 + R नेगेटिव इज इक्वल्स टू 508/2। तो जब स्टूडेंट्स मैं इसको सॉल्व करूँगी और इसको इधर लेके आके माइनस करूँगी तो ये क्या होगा, R नेगेटिव
मतलब कि जो हमारा एनाइन का रेडियस है वो क्या आएगा 508/2 माइनस 110। तो जब मैं स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करूँगी मेरा आंसर आएगा 144 पिकोमीटर। मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप अपनी कॉपीज़ में नोट कर सकते हैं। एफसीसी के केस में जो एज लेंथ होती है वो 2 × R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव होती है। मतलब कटाइन का रेडियस प्लस एनाइन का रेडियस का ट्वाइस करोगे तो एज लेंथ हमारी आ जाएगी। क्योंकि बेसिकली आपको याद होगा जब भी मैं आपको एज लेंथ करवाती थी क्यूब के केस में, मैं आपको क्या बोलती थी भी, अगर वो मतलब मैं कहूँ भी जो ए होता है वो 2R के इक्वल होता है, आप सबको याद होगा, है ना। तो उस केस में अब यहाँ पर R के कटाइन और एनाइन भी प्रेजेंट है, तो ये फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये एफसीसी की केस के अंदर है। क्लियर है। तो अब हमें एक चीज़ दे रखी थी, हमें R नेगेटिव यानी कि रेडियस ऑफ एनाइन निकालना था। तो हम इस प्रकार से रेडियस ऑफ एनाइन को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सो येस मेरे डियर स्टूडेंट्स, अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा भी आपके 7 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। और अगर मान लो आपके कम क्वेश्चंस भी करेक्ट हुए तो आपने लिखना है भी मैम हमारे इतने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक की जो सीरीज़ होने वाली है उसके अंदर हम पूरे के पूरे क्वेश्चंस करेक्ट करने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। सो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डियर स्टूडेंट्स, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर और उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।